सुप्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है एक दूसरे को छेड़ना, इंटरफेयर करना। अच्छा, अगर आपसे कहूं कि किसी एक कमरे के अंदर दो आप लोगों को बंद कर दिया और आप कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के, तो आप क्या करेंगे? आप एक दूसरे के या सर को फोड़ेंगे या एक दूसरे को छेड़ेंगे ज़रूर, है ना? अगर आप नहीं छेड़ रहे हो तो प्रकाश किरणें तो प्रकाश तरंगे तो ज़रूर छेड़ती हैं। अगर एक माध्यम के अंदर आप एक से ज़्यादा प्रकाश तरंगे, ये जैसे कि आपने देखा होगा दो, ऐसा कहा जाता है ना कि दो महिलाएं कभी आपस में शांत नहीं बैठ सकती हैं, यही समझ के चलो कि दो तरंगे हैं। तो अगर दो तरंगों को आप एक दिशा के अंदर या एक ही माध्यम के अंदर चलाओगे तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर ज़रूर करेंगे, यानी कि एक दूसरे को छेड़ेंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। अब यहां पर बात यह है, दो अनजान महिलाएं हैं और दोनों की दोनों आपस में बैठी हुई बातें कर रही है, तो ये हो सकता है या तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाएगी या फिर ऐसा होगा कि वो बहुत कट्टर दुश्मन एक दूसरे की बन जाएंगी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आप समझिए। खैर, ये तो एक मजाक थी, लेकिन सीरियस बात ये है कि यहाँ पर अगर दो प्रकाश तरंगों को आपने जो एक ही जैसी है, एक ही आवर्ती की है, एक ही आयाम की है, अगर आपने किसी एक माध्यम के अंदर उनको छोड़ा तो या तो उनकी परिणामी तीव्रता बढ़ जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर उनकी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंग कुछ ऐसे है ना, दूसरे प्रकाश तरंग ये रही। तो अगर सेम पॉइंट एक दूसरे के मिल रहे हैं, यानी कि एक ये था और एक ये था, दोनों अगर मिल रहे हैं तो दोनों की तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक का क्रिस्ट का मतलब होता है श्रृंग, और दूसरे का ये वाला हिस्सा, भाई एक का ये वाला हिस्सा और दूसरे का ये वाला हिस्सा, अगर ये आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। खैर, समझने वाली बात हमने यहाँ देखी कि अगर किसी माध्यम के अंदर आप दो, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, जब किसी माध्यम में एक ही आवर्ती तथा एक ही आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलते हुए परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तब अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर तो उनकी प्रकाश परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? अधिकतम, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। और जबकि किन्हीं बिंदुओं पर या तो उनकी दोस्ती हो जाएगी या दुश्मनी बहुत गहरी हो जाएगी, है ना? परिणामी तीव्रता अधिकतम, जबकि किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। इतना लंबा मैंने क्यों लिखवाया है डेफिनेशन, उसका एक रीजन है। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। एक तो अगर आपसे अब पूछा जाएगा व्यतिकरण क्या होता है तो आप बता दोगे। साथ ही साथ इससे पहले जो टॉपिक है, जो कि पूरी की पूरी आपको बता दूं, इस चैनल पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। उनको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक डेरिवेशन, एक एक न्यूमेरिकल आपका इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर करा रखा है। आप पिछले वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा और चीज़ें बेहतर और क्लियर होती जा रही होंगी। तो डेफिनेशन पर आते हैं। जब किसी माध्यम में किसी एक आवर्ती तथा एक ही आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा से चलते हुए परस्पर अध्यारोपित होती है, तब अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर तो परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जबकि किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यतिकरण की शर्तें क्या है, जो कि अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, तो आपने देख लिया ना, एक ही माध्यम में चलनी चाहिए, एक ही आवर्ती की होनी चाहिए, एक ही आयाम की होनी चाहिए, और इसके अलावा एक ही दिशा में चलनी चाहिए। तो आपको शर्तें भी पता लग गई। आपने देखा कि या तो परिणामी तीव्रता अधिकतम हो रही है या न्यूनतम हो रही है। तो व्यतिकरण के प्रकार आपको पता लग जाएंगे कि जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी वो व्यतिकरण कौन सा होगा और जहां न्यूनतम होगी वो कैसा होगा। तो ये पूरी डेफिनेशन आपके पूरे व्यतिकरण के टॉपिक को निपटा सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, तो कितना सिंपल सा है व्यतिकरण। जब दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे को छेड़ेंगे या तो वे सहेलियां बन जाएंगी एक दूसरे की। दैट मीन्स अगर दोनों के दोनों एक ही जैसी बातें कर रही हैं तो सहेलियां बन जाएंगी, उनकी तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या फिर वो कट्टर दुश्मन बन जाएंगी। वो तब बनेगी जब वो विपरीत बातें करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, एक कह रही कि मैं बहुत सुंदर हूँ, दूसरी कह रही कि नहीं है, तो वो क्या होंगी? दुश्मन तो बनेगी। तो ध्यान रखना, परिणामी तीव्रता जो होती है प्रकाश तरंगों की तभी न्यूनतम होगी जब वे उनकी जो कला होगी वो विपरीत होगी। अगर समान कला में मिलेंगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी, और अगर अलग अलग कला में मिलेंगी तो तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे व्यतिकरण के प्रकार की। तो व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं ये हमें देखना है, ये हमें सोचना है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। इनमें अंतर भी पूछा जाता है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम अपने दोनों की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण एक ऐसा व्यतिकरण जिसमें अध्यारोपित प्रकाश तरंगों की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कई बार पूछ लिया जाता है संपोषी व्यतिकरण की शर्त क्या है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर दो प्रकाश तरंगे जिनकी तीव्रता क्या है, मान लो इसकी I1 है,
है ना, और इसकी जो है वो I2 है ना। दोनों की प्रकाश तीव्रताएं ऐसे हैं, और अगर एक दूसरे को सुपरपोज करती है, अध्यारोपित करती है, तो आपको बता दूं छेड़ती है, तो जो परिणामी तीव्रता निकलती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास I बराबर I0 या I1 प्लस I2 प्लस के 2 रूट के अंदर I1 I2 कोस फाई। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हमें I को मैक्सिमम करना है, क्योंकि तीव्रता को अधिकतम करना है, ये कह रखा है इसने। तो तीव्रता को अधिकतम करने के लिए इसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्रोत पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ कोस फाई का मान मुझे क्या करना है, अधिकतम करना है, क्योंकि मुझे I अधिकतम चाहिए। तो कोस फाई का अधिकतम मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर थोड़ा भी गणित आप जानते होंगे तो कोस में एक ही अधिकतम मान हो सकता है, न्यूनतम तो -1 होता है। अब एक मान कब हो सकता है, जब फाई का मान या तो कितना हो, 0 डिग्री हो, या कितना हो भाई, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 या फिर कोस 360 यानी कि 2 पाई, या फिर 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, या कोस 4 पाई। तो फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई। अगर थोड़ा भी गणित आप जानते होंगे तो यहाँ पर आप बता सकते हो 2n पाई। यहाँ n कितना होगा हमारे पास, 1 2 3 एंड सो 0 से लेके, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी शर्त क्या है, समपोजी व्यतिकरण की शर्त क्या है, तो यहाँ से शर्त आ भी जाती है, ठीक है। तो बस डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है आपके पास, अब एग्जाम नज़दीक है, उसी दौरान आप लेक्चर ये देख रहे होंगे, तो याद रखना इसके लिए जो शर्त होगी वो क्या होगी, हमारे दोनों पर अध्यारोपित का मतलब जो आपस में टकरा रही हैं, अध्यारोपित प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए, अभी देखा आपने, फाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब सम संख्या होनी चाहिए, समगुणज। जो पाई है ना उसका गुणज क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से। तो मल्टीपल चॉइस में भी अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना कलांतर क्या होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कलांतर और पथांतर एक चीज़ आती है, ये संबंध होता है उनके बीच में, कलांतर और पथांतर के बीच में ये संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर x क्या है हमारे पास, पथांतर है। पथांतर का मतलब देखो, एक वेव एरी, इनके बीच में एक डिफरेंस आ रहा होगा, ये थोड़ी पीछे चल रही है, ये थोड़ी आगे, तो पथों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं पथांतर, ठीक है। ये होती है कला, ये पॉजिटिव कला है ना, ये नेगेटिव कला है। इनके बीच में जो अंतर आता है, जैसे यहाँ पर बताओ कलांतर कितना है, इस ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, यानी कि दोनों के बीच में जो कलांतर है वो कितना है, 180 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। तो कलांतर और पथांतर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपसे आ जाता है कि पथांतर बताओ, तो अगर मैं आपसे पूछूं x कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फाई और यहाँ हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई, ठीक है। अब फाई का मान आप कुछ भी रख लो, जैसे x, फाई का मान कितना रखो, 0 रखो, तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फाई का मान आपने रखा 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो लैम्डा आया। 4 पाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा, रख के देख लेना आप चाहे। तो अगर आपसे कलांतर ना कह के पथांतर पूछ ले, तो पथांतर के लिए ध्यान रखना, पथांतर जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, या कितना होना चाहिए हमारे पास, 3 लैम्डा होना चाहिए, या 4 लैम्डा होना चाहिए। मतलब आप समझ के देखो कि लैम्डा जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लैम्डा का जो गुणांक है वो पूर्णांक होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तभी आपका पथांतर निकल सकता है। तो कलांतर या पथांतर ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस में कई बार आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। तो दोनों तरंगों के बीच कलांतर अगर खाली ये पूछता है कि शर्त बताओ, तो शर्त आपकी फाई से बता देंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट की, विनाशी व्यतिकरण की, है ना, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण का मतलब समझ रहे हो, विनाश का मतलब विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होगा बताओ जरा, क्या कहेंगे, ऐसा व्यतिकरण जिसमें अध्यारोपित प्रकाश तरंगों की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। और बात अगर यहाँ विनाशी व्यतिकरण की करते हैं तो ऐसा व्यतिकरण जिसमें परस्पर अध्यारोपित प्रकाश तरंगों की परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, विनाश कर दिया ना उन्होंने एक दूसरे का, विनाशी व्यतिकरण कहलाते हैं। और ये होता कब है, जब दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे की विपरीत कलाओं में एक दूसरे पर अध्यारोपित है, यानी कि एक तो ऐसे जा रही, एक ऐसे जा रही। देखो ये वेव है,
ये वेव है, तो यहाँ ही अगर मिलेंगी तो ये एक दूसरे का विनाश ही तो करेंगी। तो कलांतर जो है वो पाई यानी कि 180 डिग्री तभी तो विपरीत होंगी, या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई या कोई भी विषम संख्या ऑफ पाई का गुणज होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल जो इसमें कई बार पूछा गया है कि कलांतर कितना होना चाहिए, तो 2n+1 आप लिख सकते हैं, या पथांतर जो होगा वो हमारे पास λ/2 या 3/2 लैम्डा या 5/2 लैम्डा, तो विषम से आप रख सकते हो विनाशी को। ठीक है, तो विषम गुणज है पाई का, तो आप समझ जाइए विनाशी व्यतिकरण होना ही होना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं व्यतिकरण के प्रकारों पर। तो व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आपसे पूछ ली जाती है 2 नंबर में। तो जैसे कि डेफिनेशन में मैंने मेंशन कर रखा था, पर अभी भी आप देख लो, अध्यारोपित प्रकाश तरंग यानी कि जो तरंगें आपस में टकरा रही हैं, है ना, एक ही आवर्ती तथा एक ही तरंग दैर्ध्य की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आवर्ती अलग अलग होंगी तो आप कह सकते हो कि उनके बीच में टक्करें कभी होंगी। सोचो, एक तो ऐसी है, एक ऐसी है, तो क्या मेल? कोई भी मेल नहीं है भाई। टक्कर करा रहे हो तो बराबरी की तो होनी चाहिए। दोनों तरंगे एक ही माध्यम तथा एक ही दिशा में चलनी चाहिए। अगर अलग अलग माध्यम में चलेगी, ये इधर को चल रही, ये दूसरे माध्यम में जा रही, मिला, इनके बीच में कोई टक्कर होगी, इंटरफेरेंस होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए दोनों एक ही माध्यम में तथा एक ही दिशा में चलनी चाहिए। प्रकाश तरंगों के स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब ये है कि इनके बीच जो कलांतर है या तो वो होना ही चाहिए, और अगर हो तो बिल्कुल नियत होना चाहिए। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत जो होते हैं वो होते हैं जिनसे निकलने वाला प्रकाश तरंगे बिल्कुल सेम कला के ही प्रकाश तरंगों को छोड़ती है। प्रकाश तरंगों के स्रोत संकीर्ण तथा एक दूसरे के अति समीप होने चाहिए। देखो, संकीर्ण अगर है तो आप समझ सकते हो कि एक ही इससे प्रकाश तरंग निकलेगी। अगर ये बहुत बड़ा है तो बहुत सारी प्रकाश तरंगे इससे निकल जाएंगी। तो हमें यहाँ पर अगर व्यतिकरण को महसूस करना है, देखना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो बारीक होना चाहिए छिद्र जिससे प्रकाश आ रहा है, दूसरा वो नज़दीक होना चाहिए। क्योंकि सोचो कि अगर एक प्रकाश स्रोत तो एक एरा, अगर ये इससे तो प्रकाश तरंग ये निकल रही, इससे निकल रही, कभी टकराई क्या? नहीं। लेकिन यहाँ अगर कुछ ऐसा हो और कुछ ऐसा हो तो देख रहे हैं आप, टकरा रही है। तो इसीलिए प्रकाश स्रोत नज़दीक भी होने चाहिए और संकीर्ण भी होने चाहिए। तो ये है प्रकाश तरंगों की प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, तो यहाँ अब हम बचता है हमारे पास टॉपिक कला संबंध स्रोत। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पूछ लिया जाता है। कला अलग से आपको बता रहा हूँ, स्रोत तो क्या होते हैं कला संबंध स्रोत? डेफिनेशन क्या लिखे आओगे? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर, ये तो हो ही ना, है ना, कलांतर शून्य अथवा क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। नियत यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, होता है। क्या कहलाते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। देखो, कई बार मेरी हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, बट थोड़ा मैनेज आप करिएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसका एक कारण है कि एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड को रेगुलर पढ़ाता रहता हूँ, तो वहाँ पर, लेकिन फिर भी हिंदी को जब मैं बोलता हूँ तो अलग ही मिठास जो है ना वो मुझे महसूस होती है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सीरीज़ अपने पापा के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आपको जितना फ़ायदा करेगा मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको ये जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये आगे तक काम आए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं, कला संबंध स्रोत तक हो गया, कोई डाउट है? इसके बाद हम चलेंगे कल को इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर और डेरिवेशन पर। ठीक है।